वेलकम टू अवर चैनल गतिमान क्लासेस। और बढ़ते हैं आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है क्लास आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। और इसमें है कि आपकी समिति है और कोई उनके नियुक्ति के वर्ष हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि जितनी भी समितियों के नाम दिए गए हैं, समितियों के नाम उनके जो अध्यक्ष थे या जिन्होंने उस समिति की अध्यक्षता की थी उनके नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे पहला है आपका बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 16 जनवरी 1957 को हुआ था और इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया कि 16 जनवरी 1957 को हुआ था। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1977 यानी कि 1977 में पंचायत राज का गठन किया गया और इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे सिर्फ 2 स्तरीय होना चाहिए। 2 स्तरीय में कौन कौन से? पहला जिला स्तर होना चाहिए जिसको हम जिला परिषद कहते हैं और दूसरा निम्न स्तर था जिसे हम मंडल पंचायत कहते हैं। और ग्राम पंचायत को समाप्त करने की जो संस्कृति थी, मतलब ग्राम पंचायत को समाप्त करने का जो व्यवहार था, जो विचार था, वो भी इसी समिति का था। तो इट मीन सेकंड ऑप्शन में हमारा सही हो गया 1977। नेक्स्ट है एल एम सिंघवी समिति। इनका है 1986 और एल एम सिंघवी की जो समिति थी इसकी इन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी और कब की थी? 1986 में। और इनका मानना था कि पंचायती राज संस्थाओं की जो संकल्पना है वो ग्राम स्वराज्य की शुद्धतम अवधारणा से प्रेरित होनी चाहिए और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 की पृष्ठभूमि में भी किया गया है। और ग्राम स्वराज्य की शुद्धतम अवधारणा से मतलब ये है कि हम जो भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए व्यवस्था करें, जो भी उद्देश्य पारित करें, उन सभी में हमारे लिए गांव के प्रॉपर विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव में विभिन्न तरीके की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी संकल्पना होनी चाहिए। लास्ट है आपका, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है पीके थुंगुन समिति। और पीके थुंगुन समिति का जो सुझाव का आधार था वो वैसे 1989 का था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास 1988 है। तो आप इसे टिक ऊपर के तीनों मैच कर रहे हैं तो आप 88 टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश आपकी की थी किसने? पीके थुंगुन समिति ने। और इस समिति के सुझाव के आधार पर ही 1989 में संविधान में संशोधन करके इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो लेट वी चेक द ऑप्शन दैट एंड आंसर विल गोज टू ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाइक्लोरो डाइवलाइन ट्राइक्लोरो क्या है? एक आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक का मतलब क्लास ये होता है जो कि आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। और यही एक ऐसा है जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन बस्टर्ड हैं, गिद्ध हैं, उनकी प्रजाति भी विलुप्त हो रही है। और इसका प्रयोग बेसिकली हम लोग खेतों में करते हैं एज ए कीटनाशी के तौर पर। तो ये क्या है कि खेतों के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जैव रासायनिक प्रदूषक क्या होते हैं? ये सभी को पता है कि बायोकेमिकल फर्टिलाइज जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके किसी ना किसी तरीके से हमारी सॉइल को और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को जब पोल्यूट करते हैं तो उन्हें हम बायोकेमिकल बोलते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट्स हैं कि वो पोल्यूटेंट्स जो बायो सब्सटेंस के डिकम्पोज होने के बाद, डिकम्पोज मतलब टूटने के बाद बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम जैव अपघटनीय प्रदूषक। गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक मतलब दो सब्सटेंस विच डू नॉट कॉज द पोल्यूशन, मतलब जिनसे पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? क्लास यहाँ केरिया लिखा है, एक्चुअली ये केरिया नहीं है, खेरिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको जो भी लिखा मिलेगा तो ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि आप इसमें करेक्शन कर सको। तो आपको जैसा दिया गया है उसी में आंसर फाइंड आउट करना हो। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है क्लास के, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ऑप्शन गलत आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, तो आप बाकी के बचे हुए 2, 3, 4 या 1, 2, 3 में चेक कर लो। तो जो भी मैच कर जाए उसके अलावा जो बचे वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है कि इसके बाद। लेकिन अगर जिनको प्रॉब्लम ही क्रिएट करनी होती है तो वो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, है ना। कुछ एटीट्यूड होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को वेयर करते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं।
तो यहाँ पर आपकी चॉइस पर है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या प्रॉब्लम क्रिएटिंग में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजाति और राज्य कौन से हैं? केरिया, कुकी, यानदी और पालियान। तो क्लास पालियान हमारा बिलोंग करता है तमिलनाडु और केरल से। इन्हें हम पालियान, पलायार या फिर पझयारे कुछ भी कह सकते हैं। मतलब आपको इन तीनों में से अगर कुछ भी वर्ड लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि दिस विल गोज टू तमिलनाडु एंड केरल। यानदी जो हैं आपके, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कृष्णा जिले में और खाना बदोश जीवन को व्यतीत करते हैं। जो कुकी हैं आपके, ये ऐसे जाति समूह हैं जो मूल रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम, असम, बांग्लादेश यहाँ पाए जाते हैं। और जो खारिया है ये उड़ीसा की जनजाति है और इसके 3 खंड हैं। मतलब 3 खंड का मतलब ये 3 भागों में पाई जाती है और अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग को डिवाइड किया गया है, जैसे पहाड़ी खरिया, ढेलकी खरिया और दूध खरिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर कहाँ जा रहा है। भाई खेरिया की क्या हो गया आपका? उड़ीसा हो गया। कुकी का आपका क्या हो गया? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो गया। या नदी आपका राजस्थान बता रहा है तो आंध्र प्रदेश हो गया। और पालियान आपका तमिलनाडु हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन से 2 सही सुमेलित हैं। तब आपको आंसर आई थिंक पता चल जाना चाहिए कि तमिलनाडु और उड़ीसा ये दोनों आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बायो जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्लास सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोमास होता क्या है। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा। तो कोशिश करिएगा कि अगर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं विद एग्जांपल तो इट वाज सो बेटर। लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो खैर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि बायोमास। क्लास एक क्वेश्चन और, बायोमास, बायो पिरामिड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर मेंशन करिएगा। देखो क्लास, बायोमास क्या होता है कि ऐसे जीवधारियों को कहते हैं जो या तो जीवित हैं या फिर कुछ समय पूर्व ही मरे हैं। तो यह मानव का ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से आपका मुक्त होता है। ठीक, लेकिन जैसे लकड़ी है, गोबर है, कोयला है और परमाणु ऊर्जा है। तो क्लास एक सिंपल सी बात है कि अगर हम एक बल्क क्वांटिटी में बात करें कि सिर्फ हमें ये पूछे कि बायोमास ऊर्जा है क्या, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि कौन सा गैस एक्सक्रीशन होगा, कौन सा पोल्यूटेंट्स फैलेगा या क्या चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। अगर ये भूल जाइए तो एक सीधा सा जस्ट गोज विद द ऑप्शन कि परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपकी कि दैट एनर्जी द एनर्जी दैट वाज रिलेटेड बाय द एटम। एटम से रिलीज होने वाली एनर्जी को ही तो हम परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा हमारे बायोमास में नहीं आती है। मतलब ये कि ज़मीन के अंदर दबे हुए हजारों सालों वर्ष पुराने या रिसेंटली दबे हुए, जैसे कि आप अगर लकड़ी को मिट्टी में, सॉइल में या नमी अगर वो नमी में है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है तो देखिए कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक डिके होने लगती है। गोबर है उसके साथ भी यही सेम क्वांटिटी है और ये फाइनली ज़मीन पर अंदर जाने के बाद फर्टिलाइज़र का काम करते हैं और कहीं ना कहीं ज़मीन की जो प्रॉपर्टी है उसे बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते हैं। तो नहीं पूछा गया है, सो द आंसर विल बी गोज टू द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति क्या फारसी अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा। तो क्लास में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी और ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शी। इसका आंसर पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अमीर खुसरो सभी को पता होगा कि जो इनका साहित्य और संगीत में योगदान था, बलबन के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। तोता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उनका जो कवित्व वाला पार्ट था, पोर्शन था, ये कह लीजिए जिस कवित्व में जिन्हें दक्षता हासिल थी वो पार्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक, इन्होंने तुगलकनामा और खजाइन उल फुतहू, आशिका, नूर सिपहसर, इस तरीके की रचनाएं आपके अमीर खुसरो जी ने की है। अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं और शिहाबुद्दीन अल उमर ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और
खिलजी वंश के तीसरे सुल्तान थे। और लास्ट जो है आपके ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, इसको मैंने बता ही दिया आपका कि इन्होंने क्या किया, फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन सी समिति करती है? तो भैया सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते क्या हैं। तो आपको बता दूं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये आपके जितने भी लेखा यानी कि अकाउंटेंट का जितना भी डिपार्टमेंट का इनको काम दिया जाता है, ये उसके फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि प्राक्कलन समिति करती है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति होती क्या है। तो यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त धन के व्ययों की जांच पड़ताल करती है। इसका गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मिथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसमें आपके लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और ये क्या करते हैं, संसद के माध्यम से जो भी धन प्राप्त होता है उसके व्ययों की जांच पड़ताल करते हैं। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति। इसका गठन 1 मई 1964 को हुआ था। क्लास कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विभिन्न समितियों का गठन कब हुआ या इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप उस पर फोकस करिए कि नहीं यही क्वेश्चन तो पढ़ा था हमने, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पुटअप करने की जो ट्रिक है वो पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनर को बता सको कि वी आर मोर स्मार्ट देन यू। तो लोक उपक्रम समिति 1 मई 1964 को अस्तित्व में आई। टोटल इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं और 22 में 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और बाकी के जो अन्य सदस्य होते हैं उनका एक अनुपातिक मतलब एक प्रॉपर रेशियो में सिलेक्शन किया जाता है कि कहाँ से हमें कितने सदस्य लेने हैं। एक बात और, लोक उपक्रम समिति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और हर साल 1/5 मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उनके 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यह खातों का और जितने भी प्रतिवेदन होते हैं उन सभी का जांच करती है और लोक उपक्रम की जो स्वायत्ता और जितने भी लोक उपक्रम हैं उनकी स्वायत्ता और क्षमता की जांच करती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति। तो यह समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। जुड़वा बहन क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, आपके टोटल सदस्य 22 होते हैं और इस लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्धारित होते हैं। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, क्लास आई रिपीट माई वर्ड्स, जो ईयर था वह 1921 था, लेकिन अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार 1921, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से आपका गठित किया गया और इसे हम मोंटफोर्ट सुधार भी कहते हैं। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लिए गए लेखा परीक्षणों की जांच करती है। और एक चीज़, 1967 का जो अधिनियम कह लीजिए, प्रथा कह लीजिए, रूल कह लीजिए, उस नियम के अनुसार इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का कोई सदस्य चुना जाता है। मतलब ऑन द रूलिंग पार्टी इसका कोई भी सदस्य नहीं होता है, विपक्ष की पार्टी का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो क्लास द राइट आंसर विल गोज टू द कर्नाटक। कर्नाटक में जो सूचना प्रौद्योगिकी और जल प्रौद्योगिकी मंत्री थे आपके CN अश्वत्थ नारायण, इन्होंने पहले एक्वेरियम की शुरुआत की कब? 14 मार्च 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गोज टू द अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की संदर्भ सूची 1 को सूची 2 से सेकंड से मिलाइए, सुमेलित करिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। क्लास ये जो अवार्ड दिए गए थे, एक्चुअली ये अवार्ड इसलिए दिए गए थे कि हर एक सिटी जिसको स्मार्ट सिटी में काउंट किया जा रहा था,
तो उनके यहाँ ऐसा कौन सा स्पेसिफिकेशन था जिसके बेसिस पर ये अवार्ड दिए जाने चाहिए। तो एक्चुअली इस अवार्ड को देने का जो बेसिक रीज़न था, वहाँ पे शासन, संस्कृति, सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण, प्रदूषण और उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी व्यवस्थाएं थी उन सबको ध्यान में रख करके इस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। यहाँ पर हमारे पास 4 दिए गए हैं श्रेणी, सीरीज जो है हमारी, संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू और नगरीय पर्यावरण। तो क्लास वडोदरा को आपका शासन के तौर पर दिया गया था, इंदौर को संस्कृति में दिया गया था, और शहरी पर्यावरण या नगरीय पर्यावरण में भोपाल को दिया गया था, और लास्ट बचा आपका सामाजिक पहलू, उसमें दिया गया था आपको किसका, तिरुपति को। ठीक, तो आप आंसर मैच कर लीजिए। संस्कृति में मैंने बताया किसे, इंदौर, तो संस्कृत का आपका इंदौर, यानी कि पहला आपका 2 आएगा। आप देखिए 2 2 जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट है शासन, शासन हमारा वडोदरा में, यानी कि 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 भी 2 जगह है। शहरी पर्यावरण भोपाल, नगरीय पर्यावरण भोपाल, तो अब 2 1 3, यानी कि आंसर विल गोज टू द ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कृषि क्षेत्र में छूटी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है आपका कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली और सिंचाई में दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी में आती हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इनमें से आपको क्या था, सही कथन का चुनाव करना था। तो क्लास इसमें आपका पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये अधिनियम आपका पारित किया गया था 1968 में। अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा 253। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 1986 को। तो अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो अनुच्छेद 253 253 के तहत 19 नवंबर 1986 को हमारी जो भारत सरकार है उसने पर्यावरण अधिनियम पारित किया था। तो क्लास आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड नाइट।